साहित्य निधि में आज सुनिए वंदना बाजपेयी की लिखी हुई कहानी दीदी। वंदना बाजपेयी जी एक बहुमुखी प्रतिभा वाली लेखिका हैं जो अपने लेखन के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को उजागर करती हैं और लोगों को जागरूक करती हैं। प्रस्तुत है कहानी दीदी। गेंदा, गुड़हल, गुलाब, कमल, कभी किसी फूल को देखकर जब आपके मन में प्यार उमड़ता है तो क्या आप उसकी बॉटेनिकल फैमिली के बारे में पूछते हैं? कभी किसी गाय, बकरी, बिल्ली पर प्यार से हाथ फेरते हुए सोचते हैं कि वो किस नस्ल की है? लेकिन जब बात इंसानों की आती है तो हम सगे यानी खून से जुड़े रिश्तों को ही प्राथमिकता देते हैं, जबकि रिश्ते तो ऊपर वाला बनाता है, चाहे वो खून से जुड़े हों या नहीं। तभी तो हमारे खून के रिश्तों के अतिरिक्त न जाने कितने रिश्ते यूं ही बन जाते हैं। कुछ में खाली जान पहचान होती है, कुछ में मन मिलता है, तो कुछ आत्मा के स्तर तक जुड़ जाते हैं। ऐसा ही एक रिश्ता था मेरा दीदी से, जो सगा ना होते हुए भी सगों से बढ़कर था। दीदी मेरी सगी बहन नहीं थी, पर भाई बहन का रिश्ता सगे संबंधों से ऊपर था, बिल्कुल आत्मा से जुड़ा। अपना परिचय करवा दूं। मैं गगन मिश्रा, उम्र 27 साल, अविवाहित, कानपुर में अपने पिता के साथ रहता हूँ। यहीं शास्त्री नगर में मेरी एक छोटी सी दुकान है। नाम भले मेरा गगन हो, पर मेरा आकाश बहुत छोटा सा रहा है। घर से दुकान, दुकान से घर। इंसान के पास जीविका चलाने भर पैसे हों, पढ़ने को कुछ अच्छी किताबें, सुनने को कुछ अच्छा संगीत और स्नेहिल रिश्ते, और क्या चाहिए उसे? इनमें से 3 चीज़ें तो थी मेरे पास, पर चौथी के रूप में सिर्फ पिता थे। मेरे जीवन के कैनवास का एक कोना खाली था। मैं उस रिक्तता के साथ जीने को अभ्यस्त हो रहा था। तभी मेरी मुलाकात दीदी यानी सुलेखा अग्रवाल से हुई। आपने कभी बिजली चमकते देखी है? घने काले बादलों के बीच अचानक से बिजली चमक जाती है और पल भर में चारों तरफ उजाला छा जाता है। इतना उजाला कि अंधेरे की आधी आंखें चुंधिया जाती हैं। दीदी का भी मेरे स्नेह रिक्त अंधियारे जीवन में कुछ ऐसे ही आगमन हुआ और पल भर में चारों तरफ स्नेह का उजास फैल गया। दरअसल मेरी दुकान के पास के मोहल्ले में दीदी के रिश्तेदार रहते हैं, जिनसे मिलने वो अक्सर आया करती थी। यूँ तो दीदी कोलकाता की रहने वाली थी। एक बार अपने रिश्तेदारों के साथ वो मेरी दुकान पर भी सामान खरीदने आई। भोला सुंदर सा चेहरा, कमर तक लहराती चोटी, मासूम मिश्री सी घुली आवाज़ जो आत्मा की सुंदरता का परिचय दे रही थी। उनको देखकर मन न जाने क्यों उन्हें दीदी कहने का हुआ। वैसे कानपुर के दुकानदारों के लिए आम बात होती है, वो हर महिला को दीदी, अम्मा, भाभी, बुआ कहकर एक रिश्ते में बांधने की कोशिश करते हैं। आम तौर पर महिलाएं भी इसे पसंद करती हैं। यूँ मैं हर महिला का बहुत सम्मान करता था, परंतु मेरा मानना अलग था। मैं मनसा वाचा कर्मणा में विश्वास करता था। जिसे मन से मानो उसे ही रिश्तों का नाम दो, ताकि रिश्ते केवल शब्द तक सीमित रहकर दिखावटी न रह सकें। इसलिए मैं महिलाओं को मैम कहकर ही संबोधित करता था। ये बात आसपास सबको शुरू से पता थी, पर न जाने क्यों मैं दीदी को देखकर अपने पर काबू नहीं कर पाया। उनका शालीन सा चेहरा, भोलापन व अपनत्व जैसे मेरी आत्मा को खींच रहा हो, और मैंने मन ही मन उन्हें प्रणाम कर दीदी कहकर संबोधित कर दिया। मैं नहीं जानता ये पिछले जन्म का कोई रिश्ता था या कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर हम दोनों की आत्माएं कंपन कर रही हों, या सपनों की दुनिया से जुड़ा कोई रिफ्लेक्स एक्शन। जो भी हो, था बहुत ही शुभ्र, धवल, विशुद्ध रूप में। मेरे मुंह से किसी महिला के लिए दीदी शब्द सुनकर उनके साथ आई महिला मुस्कुरा कर बोली, अरे वाह, आपने तो सुलेखा को दीदी कह दिया। ये करिश्मा कैसे? पता नहीं, जो मन में भाव जगे वही मुंह से निकल गया। दीदी ने भी स्नेहवश मेरी ओर देखा। उस समय मुझे ये नहीं पता था कि उनके जीवन में भी एक भाई की रिक्तता है या नहीं। बस उनकी निर्मल स्नेह भरी दृष्टि मुझे अंदर तक भिगो गई। भाई बहन का एक रिश्ता बिना किसी बंधन, बिना किसी दिखावे के बंध गया। उसके बाद जब भी दीदी मेरी दुकान पर आती, मैं सारे काम धाम छोड़ छाड़ कर पहले उनके पास जाकर उनके पाँव छूता। दीदी हालांकि मेरा नाम ले सकती थीं, वो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थीं, पर वो मुझे स्नेह के साथ भैया ही कहती। कभी कभी मैंने कहा भी कि दीदी मुझे मेरे नाम से बुलाया करिए ना।
दीदी हंसकर कहती, मैं तुम्हें तुम्हारे नाम गगन से बुला सकती हूँ, पर न जाने क्यों तुम्हें देखकर मेरा मन भैया कहने का ही होता है, जैसे मेरे लिए यही तुम्हारा नाम हो। बात मुझे जच गई। मुझे भी लगा भैया मेरा वो नाम है जिसे सारी दुनिया में कहने का अधिकार सिर्फ दीदी को है। कुछ ही मुलाकातों में हमारे मन आत्मा के स्तर तक बंध गए, पर एक कसर थी। वो कसर भी दीदी ने राखी के दिन पूरी कर दी, जब दीदी के शहर से एक पीला लिफाफा मेरे पास आया। भेजने वाले के स्थान पर दीदी का नाम लिखा था। मैंने खोलकर देखा। राखी के रंगीन धागे देखकर मेरे आंसू भर आए। मैंने लिफाफे में लिखे नंबर पर कॉल किया। फ़ोन दीदी ने ही उठाया। सामान्य दुआ सलाम के बाद दीदी ने स्नेह से कहा, भैया राखी में मैंने अपना स्नेह भेजा है। भाई बहन का एक रिश्ता जो मन से जुड़ गया था, अब इस कच्चे धागे से और मजबूती से जुड़ जाएगा। इतना मजबूत कि दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं तोड़ पाएगी। मेरे आंसू झड़ने लगे, शब्द धोखा दे गए। कपकपाते होठों से बस इतना ही फूटा, दीदी तुम्हारा ये भाई, तुम्हारा ये स्नेह जिंदगी भर नहीं भूलेगा। चरण स्पर्श दीदी। फ़ोन रखने के बाद भी मैं घंटों एक नशे में रहा, अपनेपन के नशे में। क्यों न रहता। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। दरअसल राखी पर मेरी कलाई सुनी ही रहती थी, क्योंकि मेरे कोई बहन नहीं थी। छोटा ही था तब माँ भी मुझे छोड़कर भगवान के घर रहने चली गईं। ममता और स्नेह से वंचित मैं अचानक से स्नेह का सागर पाकर अपने आप को सबसे धनवान समझने लगा। दीदी के रूप में मुझे माँ और बहन दोनों मिल गई थी। दीदी भी कितनी खुश लग रही थी। रिश्ता कोई भी हो, पर टिकता वही है जहाँ दोनों एक दूसरे को खुशी दें, और अगर दर्द भी हो तो उसमें गहरा स्नेह छुपा हो। हम अक्सर दोपहर में फ़ोन पर बातें करते। दीदी को कौन सा रंग पसंद है, दीदी को खाने में क्या पसंद है, या दीदी को किस तरह की फिल्में देखना पसंद है। दीदी की एक छवि मेरे मन पर बनती जा रही थी। मैं दीदी के बारे में बहुत कुछ जानने लगा था, सिवाय उनकी निजी ज़िंदगी के। उस बारे में वो हमेशा टाल जाती। हालांकि दीदी अक्सर ये भी कहा करती कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ जिसे तुम्हारे जीजा जी जैसा पति मिला है और तुम्हारे जैसा भाई, और बात आई गई हो जाती। स्नेह से वंचित मैं हमेशा यही सोचता कि दीदी अपने घर परिवार में बहुत सुखी हैं। कभी कभी मुझे डर भी लगता कि दीदी अपने परिवार में जिम्मेदारियों में कहीं मुझे भूल ना जाएं। जब असुरक्षा की भावना हद से ज़्यादा बढ़ जाती तो मैं दीदी से लाड़ में कहता, मुझे कभी बेगाना न करना दीदी, आपके स्नेह की छाया हट गई तो मैं जी नहीं पाऊँगा। दीदी भी उतने ही स्नेह से कहती, अरे पगले, बहनें पराई नहीं होती, भाई पराए हो जाते हैं। दीदी जब कानपुर आती अपनी उन रिश्तेदार के साथ दुकान की छुट्टी वाले दिन सुबह में मेरे घर भी आती। मेरे लिए कुछ तोहफे भी लाती। ज़्यादातर तोहफे उनके खुद के बनाए हुए होते। घर में घुसते ही दीदी रसोई की कमान संभाल लेती। यूँ तो मैं और पिताजी मिलकर कुछ ना कुछ पकाते ही थे। खाने की ऊर्जा से ज़िंदगी चल तो रही थी, पर उसमें स्वाद दीदी के हाथों से आया। थोड़ी ही देर में ना जाने क्या क्या बना देती और हम उंगलियां चाटते रह जाते। खाने के टेबल से शुरू हुई महफिल दोपहर में सोफे पर पसर जाती और शाम की चाय के बाद ख़त्म होती। कितनी बार पिताजी कहते, एक दो दिन यहाँ भी रुक जाओ बेटी, पर दीदी कभी रुकती नहीं। फिर कभी कहकर शाम को लौट जाती। मैं पिताजी को आंखों ही आंखों से जोर न देने का इशारा करता। मुझे भय लगता कि सारे दिन तो रसोई में लगी रहीं, अगर रात को रुक गई तो सफाई अभियान न छेड़ दें। गंदा घर उनसे देखा जाएगा नहीं, और मुझे उन्हें इस तरह काम करते। उनके घर में तो सफाई के लिए नौकर होगा और मैं झाड़ू लगवाऊं? ना ना ना, यह मुझसे नहीं होगा। बड़ी विचित्र बात है, किसी भूखे को 2 रोटी दे दो तो तीसरी की चाह भी जग जाती है। यूँ तो मुझे कानपुर में दीदी का साथ मिल ही जाता था, पर मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं एक बार कोलकाता जाकर दीदी के घर जाऊं और दीदी को उनके परिवेश में देखूं। जिया जी के सामने शान से अकड़ कर बैठूं। मेरी दीदी का घर है, कौन है जो मुझे यहाँ से जाने को कह सकता है? आप सोच रहे होंगे बच्चा हूँ क्या मैं? सही समझे। 2 बूंद स्नेह से वंचित व्यक्ति को अगर इतना बड़ा सागर मिल जाए तो वो बच्चा बन ही जाता है। आखिरकार 5 राखियों के बाद ईश्वर ने मुझे ये मौका दे ही दिया। मुझे किसी काम से कोलकाता जाना पड़ा। मैं बड़ा खुश था। मुझे यकीन था कि दीदी भी बहुत खुश होंगी।
मैंने सबसे पहले एक खबर दीदी को सुनाई। आने की तारीख मैंने नहीं बताई थी, परंतु खुश होने के स्थान पर दीदी अनमयस्क सी हो गई। मुझे अजीब तो लगा, पर मैं दीदी के घर जाने की खुशी में इतना तल्लीन था कि ज़्यादा ध्यान नहीं रहा। कुछ ही दिन बाद राखी आने वाली थी। मैं सोचने लगा कि मैं राखी तक कोलकाता में ही रुक जाऊंगा, राखी बंधवा कर ही आऊँगा। इतना दुर्लभ संयोग क्या पता ज़िंदगी में कब आए। घंटों सोचने और कई दुकानों पर सामान पलटवाने के बाद आखिरकार मैंने दीदी के लिए एक सुंदर सा पर्स ले ही लिया। अरे भाई, भाई पहली बार बहन के घर जा रहा है, खाली हाथ थोड़ी ना जाएगा। कलकत्ते पहुंचते ही मैंने सबसे पहले दीदी को फ़ोन किया। दीदी ने फ़ोन उठाया। मेरे आने की खबर सुनकर दीदी की आवाज़ हकला सी गई। अरे रे रे, तू तू कलकत्ते में क्यों, कब, कैसे, क्या काम है? प्रश्न मुझे एक पल को अजीब सा लगा, पर मैं तो दीदी से मिलने की खुशी के नशे में था। मैंने झट से कहा, दीदी इतने प्रश्न पूछोगी? भाई अपनी बहन से मिलने आया है, घर नहीं बुलाओगी? क्या मुझे स्टेशन से लौट जाना पड़ेगा? वो मुझे आज कहीं जाना है ना, तुम अचानक आ गए, दीदी ने फुसफुसाते हुए कहा। कितने बजे जाना है? मेरा स्वर थोड़ा आर्द्र हो गया। कितनी कहानियाँ याद आईं जिसमें बहन ने अपने भाई के घर आने पर अपने ज़रूरी काम रद्द कर दिए थे, बीमारी भी भूल गई थी। पर मेरी दीदी। दिमाग इस नई कहानी को समझने की कोशिश करने लगा। तभी दीदी की आवाज़ आई, बस अभी निकलने वाली हूँ। दीदी क्या घर में कोई नहीं रहेगा? मैंने पूछा। नहीं भैया, एक तो तुम बिना बताए चले आए हो, ऊपर से गिल्ट फील करा रहे हो। कब जाना है? दीदी का स्वर मुझे कठोर सा लगा। परसों शाम को। ओहो, मैं तो परसों रात में लौटूंगी। कोई बात नहीं, जब मैं कानपुर आऊँगी तब मिल लूँगी, दीदी ने जैसे राहत की सांस लेते हुए कहा। ठीक है दीदी, चरण स्पर्श। हाँ हाँ, खुश रहो। फ़ोन कट गया। मेरे दिल में हुक सी उठने लगी। मैंने स्टेशन के पास ही कमरा ले लिया। दिन तो जैसे तैसे काम में निकल गया। मैं रात भर सो नहीं पाया। दिमाग में सम और विषम दोनों ही प्रकार के विचारों का तांडव चलने लगा। कितने सपने देखे थे मैंने दीदी को लेकर, और दीदी ने भी तो भरपूर स्नेह दिया था। फिर यहाँ आकर मुझे इतना बेगाना क्यों कर दिया? दीदी पैसे वाले घर से ताल्लुक़ रखती हैं, ये मुझे पता था। तो मैं क्या इस लायक नहीं हूँ कि दीदी के घर जा सकूँ? नहीं, मेरी दीदी ऐसी नहीं हो सकती। वो तो स्नेह का दरिया है। ज़रूर कोई मजबूरी रही होगी, कहीं ऐसी जगह जाना होगा जहाँ जाना वो टाल नहीं सकती थी। और मैं खामखा में अपनी ही दीदी पर शक कर रहा था, उनके स्नेह पर शक कर रहा था। मैंने करवट बदल ली, साथ ही मेरे विचारों ने भी करवट बदल ली। दीदी मुझे बता भी तो सकती थी, मैं मना थोड़ी करता, बस मेरा मन शांत हो जाता। पर पर आवाज़ की वो हकलाहट, वो बेगानापन, मैं टूटता सा जा रहा था। सारी रात न जाने क्या क्या सोचते सोचते हुए काटी। सुबह मैं नहा धोकर काम पर निकल गया। मन नहीं लग रहा था, पर काम तो करना ही था। तभी मुझे ध्यान आया, ये इलाका दीदी के घर के पास ही है। मैंने सोचा, दीदी ना सही, दीदी के घर को तो देख लूँ, बाहर से ही सही। मैं पैदल ही चल पड़ा। घर को देखकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वाह क्या घर है, मेरी दीदी का घर। कितना बड़ा, कितना आलीशान। गेट पर दो संतरी खड़े थे। क्या कपड़े पहने थे, बिल्कुल चकाचक। तभी मेरी नज़र बालकनी पर पड़ी। कपड़े सूख रहे थे। अरे घर में तो कोई नहीं था, फिर कपड़े? शायद दीदी अंदर करना भूल गई होंगी। और ये नौकर, ये तो होते ही हैं कामचोर। लगाऊं डांट? मेरी दीदी का घर है। बड़े अधिकार भाव के साथ प्रश्न और उत्तर सब मेरे मन में चल रहे थे। तभी दरवाज़ा खुला, बड़ी सी कार निकली। पर ये क्या, उसमें तो दीदी थी। मुझे अपनी आंखों पर सहसा विश्वास नहीं हुआ। जीजा जी दरबान से कुछ बात करने लगे। कार 1 मिनट तक रुकी रही। अब शक की गुंजाइश नहीं थी, वो दीदी ही थी। तो दीदी यही थी। फिर उन्होंने मुझे घर क्यों नहीं बुलाया? मैंने अपने कपड़ों की तरफ देखा और वही सोचा जो एक गरीब इंसान सोच सकता है। शायद मेरी औकात दीदी के घर जाने लायक नहीं थी। शायद मेरी औकात दीदी कहने लायक भी नहीं थी। आहा, शायद दीदी को मुझे जीजा जी से मिलवाते हुए हेठी महसूस हो रही होगी। रिश्तों में एक बार फिर स्नेह से ऊपर पैसे ने स्थान ले लिया था। ये रात पिछली रात से भी भारी थी।
मन गीला हो तो आंखें कैसे सूखी रह सकती हैं। मैं रात भर रोता रहा। धुंधले होते पन्नों के बीच मैंने अपनी दीदी को पत्र लिखना शुरू किया। दीदी, आज मैं आपके घर गया था। आप यहीं थीं, कहीं नहीं गई थीं। मैंने खुद देखा। मैं जानता हूँ आपने झूठ बोला। आप मुझे घर बुलाना नहीं चाहती थीं। सही है, मेरे कपड़े आपके दरबान के कपड़ों से भी गए गुजरे थे। ज़िंदगी में कभी भी पैसों को महत्व नहीं दिया, परंतु आज इस अपमान के बाद मैं अपनी पूरी ज़िंदगी पर शर्मिंदा हूँ। मैं समझ गया मेरी हैसियत आपका भाई कहलाने लायक नहीं है। एक गरीब को अपने भाई के रूप में अपने परिवार से परिचय कराते हुए ज़रूर आपको शर्म आती होगी। काश मैं आपका सगा भाई होता, तो जैसा भी होता आप इस तरह मुझे घर बुलाने में संकोच तो ना करती। राखी बांधने के बाद भी मैं आपका सगा भाई न बन सका। कच्चे धागे का बंधन कच्चा ही रह गया। ईश्वर मुझे अगले जन्म में आपका सगा भाई बनाए, तभी शायद ये हसरत पूरी हो। बहुत खुशी खुशी आया था। दीदी के घर जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बहुत दुखी होकर जा रहा हूँ। शायद आपको भी दुखी कर दिया। अब कभी आपको परेशान नहीं करूंगा। पर दीदी, ये आपका पहला झूठ नहीं था। पहले भी आपने झूठ कहा था। बहनें पराई नहीं होती, भाई ही पराए हो जाते हैं। आपने तो मुझे एक झटके से पराया कर दिया। जैसी आपकी मर्जी दीदी। चरण स्पर्श। आपका अभागा भाई। सुबह चिट्ठी पोस्ट कर मैं ट्रेन पर चढ़ गया। मैंने दीदी का नंबर डिलीट कर दिया। भाई बहन का रिश्ता जिस कच्चे धागे से बंधा था वो धागा टूट गया। हाँ, इतना तो मुझे पता था कि मेरी स्मृतियों में दीदी ज़रूर रहेंगी। पहले दिल में थी, अब दिमाग में। थोड़ी देर में दीदी का फ़ोन आने लग गया। मैंने नंबर डिलीट कर दिया था, इसलिए दीदी लिख कर नहीं आया, पर नंबर तो मुझे याद था। ये वो नंबर था जो कुछ समय पहले तक मेरी ज़िंदगी था और अब मैं उसे अजनबियों की तरह देख रहा था। दीदी को पता था कि मैं आज वापस जाने वाला हूँ। मुझे लगा अब मुझे फिर से झूठा स्नेह दिखाएंगी, कहेंगी काश भैया मैं तुमसे मिल पाती, तुमसे ना मिल पाने का बहुत दुख है, आदि आदि। फ़ोन बज बज कर बंद हो गया, पर मैंने फ़ोन नहीं उठाया। दोबारा फिर फ़ोन की रिंगटोन बजने लगी, फिर दोबारा। हर घंटी मेरे दिल के दरवाजे पर आकर लौट रही थी, पर मैंने दिल के दरवाजे को कसकर बंद किया हुआ था। मैंने झुंझलाहट में फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और कानपुर पहुँच कर ही खोला। दीदी के बहुत सारे मिस्ड कॉल पड़े थे। भैया भैया के 50 मैसेज। दीदी को मेरे द्वारा फ़ोन न उठाए जाने की आदत नहीं थी। हो सकता है मन भी आशंकित हो रहा हो। एक बार तो मन किया कि फ़ोन कर पूछ लूँ, तसल्ली दे दूँ। फिर वही ख्याल आया, क्यों पूछूँ? एक और झूठ सुनने के लिए। दीदी फिर कोई कहानी गढ़ देंगी और मैं फिर इस झूठे स्नेह में फंस जाऊँगा। मैंने अपने मन में उठते इस प्रश्न को दबा दिया, और आखिर दीदी मुझसे इतना झूठा स्नेह क्यों करती हैं? मैं अपने केस का मुजरिम भी था और वकील भी। वकील ने दलील दी। पता नहीं ये औरतें चाहे जो हों, बहन हो, बीवी या बेटी, इनको समझ पाना मुश्किल है। और मैं त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानति कुतो मनुष्या की प्राचीन सूक्ति की शरण में चला गया। ये बिना सोचे कि पुरुष स्त्री को समझ नहीं पाता या समझना नहीं चाहता। 2-3 दिन के बाद दीदी के फ़ोन आने बंद हो गए। मैं ऊपर से दिखाता चलो बला टली, और अंदर कहीं गहरे मन का चोटता, दीदी ने इतना ही रिश्ता रखा? पोल खुली और ख़त्म। हद हो गई। मैं अपने ही अंदर पश्चाताप से भर उठा। आखिर मैं इतना धोखा कैसे खा गया? घटना को करीब 2 महीने हो गए थे। मन को पीछे रखते हुए ज़िंदगी आगे बढ़ चुकी थी। इन 2 महीनों में दीदी के रिश्तेदार भी मेरी दुकान पर नहीं आए थे। मैं मन ही मन सोचता, ओहो, दीदी ने अपने रिश्तेदारों को भी मेरी दुकान पर आने से रोक दिया। मतलब साफ था, दीदी मेरा आर्थिक नुकसान करके मेरी चिट्ठी का बदला लेना चाहती थी, जो उस दिन मैंने भावावेश में लिख दी थी। हद है, हद है। माना कि आप बड़ी अमीर होंगी, पर आपके इस गरीब भाई का भी अपने मन की बात रखने का हक है। मैं बड़बड़ा रहा था, तभी एक महिला जो मेरी दुकान पर सामान लेने आई थी बोली, क्या बड़बड़ा रहे हैं भाई साहब, सामान दिखाइए। वैसे ये अमीर गरीब रिश्तों में कुछ नहीं होता, ये हमारे मन की ग्रंथि होती है और हम इसी चश्मे से दूसरे को देखते हैं। मैंने इनको द्वारा मांगा गया सामान काउंटर पर रखते हुए कहा, आप नहीं समझेंगी, जो भुक्तभोगी होता है वही समझता है रिश्तों में अमीर गरीब की लकीर के इस दर्द को। कैसा दर्द?
अचानक से दुकान पर आई दीदी के रिश्तेदार के इस प्रश्न पर मैं चौंक पड़ा। मैं दरवाजे की तरफ देखने लगा, शायद दीदी भी आई हों। ये मन भी कितना अजीब है, जिसमें नफ़रत और प्यार साथ साथ पलते हैं। मैं इनके द्वारा थमाई गई लिस्ट निकालने में व्यस्त हो गया, पर हमेशा की तरह दीदी के रिश्तेदार बोल नहीं रही थीं। वो एक गहरा मौन ओढ़े हुए थीं, अपनी आंखों में बसे अजीब से दर्द को छुपा नहीं पा रही थीं। वैसे भी मनुष्य पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, आंखों की भाषा पढ़ ही लेता है। पैसे अदा करते समय वो बोली, आज सुलेखा के बारे में कुछ नहीं पूछोगे? कोई फ़ायदा नहीं, जो रिश्ता टूट गया सो टूट गया। और वैसे भी रिश्ता था कहाँ, मैं ही तो पागल था, माँ और बहन के प्यार से वंचित। उफ, ये बड़े आदमियों के चोचले। दीदी के लिए तो मैं टाइम पास ही था, कानपुर आने पर मन बहलाने का एक साधन, उनके अहंकार को कहीं ना कहीं बढ़ा देने वाला। रुपया, पैसा, पति, बच्चे, सब कुछ तो था उनके पास। नहीं था तो शायद मुझ जैसा कुत्ता, उनके एक इशारे पर दुम हिलाने वाला टॉमी टॉमी। ना चाहते हुए भी जो मन में कहीं गहरे गड़ी थी, वो फांस शब्दों के रूप में निकल ही गई। मन कुछ हल्का सा लगा। अलबत्ता दीदी के रिश्तेदार का चेहरा उतर गया, उनकी आंखें भर आईं। वे रुंधे गले से बोली, सुलेखा के बारे में तुम ऐसा सोचते हो? चलो अच्छा है, फिर तो तुम्हें दुख भी नहीं लगेगा। बच गए, मैं खामखा ही तुम्हारा सामना करने से घबरा रही थी। मैं जड़वत हो गया, अचानक जैसे मुझे सांप सूंघ गया हो। दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या क्या कहना चाहती हैं आप? क्या हुआ है? सब ठीक तो है? मेरे प्रश्न किसी तेज हवा के झोंके की तरह अल्प व पूर्ण विराम की अवहेलना करते हुए निकल पड़े। वो रोने लगी और मैं कातर दृष्टि से उनके चुप होने की प्रतीक्षा करने लगा। आंसू पोंछते हुए उन्होंने कहा, सुलेखा नहीं रही। कब? लगभग संज्ञा शून्य की स्थिति में पहुंचते हुए मैंने कहा। दीदी की रिश्तेदार बोली, करीब 2 महीने पहले। 2 महीने पहले? पर कैसे? उसने आत्महत्या कर ली या? आत्महत्या? पर क्यों? दीदी तो हर तरह से संपन्न और खुश थी। संपन्न, संतुष्ट, खुश, कितनी आसानी से हम पैसे वाले घरों की औरतों के बारे में ये ख्याल बना लेते हैं। सोने के पिंजरे में कैद एक मासूम चिड़िया, जिसके हिस्से में केवल मुट्ठी भर दाने आते हों, उसे संतुष्टि कहा जाता है, तो वो शायद दुनिया की सबसे संतुष्ट औरत थी। दीदी की रिश्तेदार बोली, क्या मतलब है आपका? मैंने दीदी से कई बार बात की, वो तो अपने जीवन में बहुत संतुष्ट थी। रुपया, पैसा, पति, बच्चे, क्या कुछ नहीं था उनके पास। गहरी सांस लेते हुए बोली, सही में दुनियावी नज़र के अनुसार क्या नहीं था उसके पास? शायद सब कुछ था। नहीं था तो अपनापन और सम्मान। इतने पैसे वाले घर की होते हुए भी उसको कोई अधिकार नहीं थे। 5 रुपए भी अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकती थी। बहुत शक्की रहा है उसका पति विजेंद्र। उसे घर से अकेले बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। एक बेटा था, वही उसकी दुनिया था, उसी के सहारे समय काट लेती थी। पति की उपेक्षा का मलहम भी लग जाता। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो हॉस्टल भेज दिया गया। हॉस्टल जाने के बाद पता नहीं पिता के पैसों की चमक या किशोरावस्था की विद्रोही उम्र या माँ की खामोशी, बेटा भी धीरे धीरे दूर होने लगा। फ़ोन आता भी तो पिता के पास, अपनी फरमाइशों की लिस्ट पकड़ाने के लिए। कभी कभी वो विजेंद्र के हाथ से फ़ोन लेकर बात करने की कोशिश भी करती तो बस हाँ हूँ में जवाब, या फिर झल्ला कर कहता, खा तो रहा हूँ खाना। हर बार खाना खाना पूछ कर मेरा सर क्यों खाती हो माँ? वो टूट जाती। घर जैसे काटने को दौड़ता। मायके में कोई था नहीं, जाती तो कहाँ जाती। अवसाद घेरने लगा। उसी समय उसका कानपुर आना शुरू हुआ। विजेंद्र मेरे चचेरे देवर लगते हैं। मेरे पति के ना रहने के बाद से यहाँ उन्हें भेजना सेफ लगता होगा, पर मेरे पास भी उन्हें इस शर्त के साथ भेजा जाता कि जहाँ भी जाएं मेरे साथ जाएं। ये तो मैं उसकी उदासी पढ़ने लगी थी। बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसे दिल की किताब खोलने पर मजबूर किया। ओह, पन्ना पन्ना कितना रक्त रंजित था, जिसे वो आंसुओं से धोने का प्रयास करती थी, पर फिर कोई नया आघात उस घाव को हरा कर देता और रक्त ही रक्त भर जाता। पति के शक के आगे औरत कितनी लाचार, कितनी बेबस हो जाती है, ये उससे मिलके ही मैं जान पाई थी। उसके दर्द को कुछ कम करने के लिए मैंने चोरी छुपे उसे यहाँ अकेले घूम फिर आने की इजाज़त दे दी। हालांकि विजेंद्र फ़ोन पर हर रात बहुत डिटेल में पूछता था कि आज कहाँ कहाँ गई, किसके किसके साथ मिली। शुरू में तो वो हड़बड़ा जाती थी,
जिससे विजेंद्र का शक बढ़ जाता। वो घंटों खरी खोटी सुनाता। फिर मैंने बीच में हस्तक्षेप करते हुए उसे कैसे बात करनी है, कैसे क्या कहना है समझाना शुरू किया। थोड़ी शांति रहने लगी। वो भी यहाँ आकर थोड़ा बहुत हंसने मुस्कुराने लगी। ऐसे समय में ही मैं एक दिन उसे तुम्हारी दुकान पर लेकर आई। तुमने अचानक से उसे दीदी कहकर संबोधित किया। स्नेह रिक्त मन पर जैसे किसी ने मलहम रख दिया हो। जिसका मायका ना हो, ससुराल में कोई पूछता ना हो, उसके लिए भाई क्या अहमियत रखता है ये वो ही बता सकता है। वो खुश रहने लगी थी। उसे लगता था दुनिया में उसका एक भाई भी है जो ज़रूरत पड़ने पर उसका संबल बनकर खड़ा हो सकता है। हालांकि वो अभी तक तुम्हारे बारे में अपने पति को खुलकर बताने का साहस नहीं कर पाई थी। करती भी कैसे? जो पति खून के रिश्तों पर भी शक करता था, वो अनजान अपरिचित से कच्चे धागों से बंधे रिश्तों को क्या समझता? अगर पता चलता तो उसके कानपुर प्रवास को कितने प्रश्नों से गुजरना पड़ता। कितने विषाक्त बाणों के नुकीले तीर उसके शरीर को बेध देते। उसे इस बात का अपराध बोध था कि वो अपने भाई को अपने पति के सामने भाई नहीं कह सकती, परिचय नहीं करा सकती। तुमसे मिलने के बाद उसका व्यक्तित्व दो भागों में विभक्त हो गया, एक कोलकाता वाला, एक कानपुर वाला। एक तरफ जहाँ कर्तव्य हैं, दूसरी तरफ जहाँ स्नेह है। वो जानती थी कि वो कितना भी कोशिश करे ये दो ध्रुव कभी नहीं मिल सकते और उसे जीवन पर्यंत इन दो ध्रुवों के बीच एक पतली सी रस्सी पर संतुलन बनाते हुए चलना है। जरा सा पाँव इधर उधर हुआ और जब वो इस ध्रुव की तरफ होती तो तुम्हारे स्नेह से एक सूखे पड़े ठूंठ में हरियर गांच फूट पड़ती। एक स्वप्न साकार होने लगता कि उसके पति के सामने उसके पक्ष का समर्थन करने वाला उसका भाई तो है। फिर अचानक से उस ध्रुव पर पहुंचते ही स्वप्नों के आकाश को छूने को तत्पर हरी लताएं कुम्हला जाती। भाई तो है, कितना भी हृदय से माना हो, कितना भी राखी के बंधन से बंधा हो, पर उसका पति, उसके ससुराल के लोग और ये समाज कहाँ मानेगा। वो तो बस खून के रिश्तों पर मोहर लगाता है, बाकी सब रिश्ते नाजायज़ हैं, बस एक आवरण है देह के रिश्तों को छुपाने के। देह से परे क्यों नहीं सोच पाता है वो? कुछ ऐसा भी है जो मन को खींचता है, आत्मा से जुड़ा है। रिश्तों के अलग अलग नामों में स्नेह अपने शुद्ध रूप में बहता है, बिना रक्त संबंधों की मोहर से रक्त रंजित हुए। अक्सर वो मुझसे पूछती, दीदी माँ सीता के अगर कोई भाई होता तो क्या राम वनवास दे पाते? क्या वो अपनी बहन की ढाल बनकर खड़ा नहीं हो जाता? मैं हंसकर कहती, अरे पगली, भाई नहीं तो क्या, सीता जी के पिता तो थे। नहीं, पिता ज़्यादातर मर्यादाओं से जकड़े होते हैं। उन्हें समाज, मान अपमान का भय घेरे रहता है। भाई अपनी बहन के लिए समाज से ज़्यादा आसानी से टकरा सकता है, पर सगा होना चाहिए। ये समाज कच्चे धागों से बंधे रिश्तों को अधिकार नहीं देता। ये कहते हुए उसकी आंखों में दर्द सा उतर आता। सीता से ज़्यादा इसमें उसका अपना दर्द छुपा होता। वो तुम्हें सगे भाई से बढ़कर मानती थी, पर यह भी जानती थी कि आत्मीयता व स्नेह के कच्चे धागों से बंधा भाई बहन का रिश्ता कभी सगे होने का अधिकार नहीं पा सकता। एक दिन बोली थी मुझसे, कितने अजीब से धागे उलझे हैं मेरी ज़िंदगी में। पति होते हुए भी पति के रूप में नहीं है, और भाई सगा भाई नहीं होते हुए भी सगे भाई के रूप में है। ज़्यादा सोचा ना करो, कहकर मैं बात काट देती। मैं अनवरत सुने जा रहा था, जैसे मैं किसी गहरी सुरंग में घुस गया हूँ और राह खोजते भटकते तड़पते हुए बाहर निकल पा रहा हूँ। आज मैं अपनी दीदी को जान पा रहा था। उसकी बेचैनियाँ, तकलीफ़ मेरे सामने खुल के आ रही थीं। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरी घिघी बंद गई थी। बड़ी मुश्किल से स्वर निकले, दीदी ने मुझे कभी कुछ क्यों नहीं बताया? हल्का सा इशारा भी नहीं किया? मैं भाई होने का कोई फ़र्ज़ अदा ही नहीं कर पाया? कभी तुमने सोचा है कि लक्ष्मण रेखा सिर्फ सीता के आगे ही नहीं खींची गई थी? पुरुष और समाज ने मिलकर लक्ष्मण रेखा हर ज़हीन औरत के आगे खींच रखी है, जहाँ उसके मन के भाव कभी शब्द बनकर निकल ही नहीं पाते। कितना कुछ दबाए रखती हैं औरतें अंदर ही अंदर। यही तो पुरुष चाहता है, फिर आरोप भी लगाता है कि औरत को समझना तो ईश्वर के बस में भी नहीं है। कितना विरोधाभास है ना? वो दर्द को गटकते हुए बोली। दीदी ने कोई नोट लिखकर छोड़ा है? मैं दीदी के अंतिम समय में लिखे गए दर्द को जानने को बेताब था।
यही तो आश्चर्य है, वो नींद की गोलियां खाकर सदा के लिए सो जाने से पहले कुछ भी लिख कर नहीं गई। हाँ, नौकर बताते हैं कि मरने से एक दिन पहले कोई पीला लिफाफा आया था, किसी ने कोलकाता से ही पोस्ट किया था। उसे पढ़कर वो बहुत बेचैन थी, लगातार रो रही थी। फ़ोन भी पटक दिया, सिम निकाल कर फेंक दिया, पर पुलिस को लिफाफा नहीं मिला। जाने कहाँ छुपा गई या जला दिया, कुछ पता नहीं। वैसे भी विजेंद्र ने पुलिस को पैसे खिलाकर इस आत्महत्या को स्वाभाविक मौत में बदलवा लिया था। वो जानता था अगर तफ्तीश हुई तो न जाने कितने दबे राज बाहर आ जाएंगे। एक सांस में वो सब इतना कुछ कह गई। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं वहीं फर्श पर बैठ गया। वो मुझे शांत रहो, धीरज रखो कहकर चली गई। मैं विचारों के जंगल में अकेला भटकने के लिए अभिशप्त हो गया। तो क्या दीदी मेरी चिट्ठी को पढ़कर बेचैन थी? ओहो, मैंने ये क्या कुछ नहीं लिख दिया था उसको, ये सोचे बिना कि वो अंदर से कितनी टूटी हुई हैं। शब्दों के ये बाण वो सह नहीं पाएंगी। एक ध्रुव ढह गया, तार हवा में झूल गया और जिस संतुलन को बनाकर चल रही थी उसके बिगड़ते ही मैं अपनी पीड़ा को समझ रहा था। पर मैं क्यों अपनी बहन की पीड़ा को समझ नहीं पाया? क्यों हम नहीं समझ पाते कि किसी का एक्शन रिएक्शन केवल तत्कालिक नहीं होता, उसके पीछे उसका इतिहास बोलता है। या वो चिट्ठी जीजाजी ने भी पढ़ ली हो, नौकर ने बता दिया होगा। एक पवित्र रिश्ते पर उछलता कीचड़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चली गई जहाँ सारे रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं, बिना नाम, बिना पहचान, बिना रक्त संबंधों के मोहर के, जहाँ कोई उंगली नहीं उठती और सिर्फ स्नेह बहता है अपने धवल शुद्ध स्निग्ध रूप में। या फिर जीजाजी ने बाद में उसे आत्महत्या और फिर स्वाभाविक मौत का रंग दे दिया। ये गुत्थी सुलझना मुश्किल है, काश कोई सुलझा सकता। कितनी बार अखबारों में पढ़ा था कि शक के चलते महिला की हत्या, आत्महत्या। नहीं जानता था कि एक दिन मेरी दीदी भी दीदी 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 आह, ये शब्द जो कभी अमृत के समान लगते थे आज तेजाब की तरह पूरी आत्मा को जला रहे थे। अंधेरा गिरने लगा, मन में भी और बाहर भी। मैं दुकान का शटर गिराकर घर की ओर चल दिया। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और मेरी आंसुओं से भरी आंखें इन्हीं तारों में अपनी दीदी को ढूंढने की कोशिश करने लगीं। अभी आप सुन रहे थे वंदना वाजपेयी जी की लिखी हुई एक मर्मस्पर्शी कहानी दीदी। ये कहानी उनके कहानी संग्रह विसर्जन से ली गई है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। हार्दिक धन्यवाद।